अगला प्रश्न है निर्मला कुमारी निर्मला का। इन्होंने कहाँ से लिखा है और क्या करते हैं ये नहीं लिखा इन्होंने। इन्होंने एक अपने सेल डीड के बारे में लिखा है कि उसमें निबंधित विक्रय विलेख है, यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड है, जिसमें सेल डीड में ये लिखा हुआ है निबंधन कार्यालय के द्वारा खसरा पंजी अप्राप्त। जहाँ तक मुझको स्मरण है कि इन्होंने फोन से भी हमसे ये प्रश्न पूछा था और मैंने उत्तर दिया था। फिर भी हम आपको उत्तर दे रहे हैं। अगर निबंधन पदाधिकारी ने ऐसा लिखा है तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है और उसका कोई माने नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है निबंधन कार्यालय में। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, जिसके हिसाब से बहुत सा नियमावली में संशोधन हुआ है। उन लोग को मिलाने का अधिकार है। आप जाइएगा तो देखेगा कि निगेटिव लिस्ट में है कि नहीं, इसके बारे में कहीं रोक लगा हुआ है कि नहीं, सीलिंग एक्ट में है कि नहीं, भूदान में है कि नहीं। इस तरह का पहले एफिडेविट भी दिया जाता था, आजकल डीड में भी कातिल लोग लिख देता है। तो उसी तरह से आपका ज़मीन ये है कि नहीं, खसरा पंजी में ये उपलब्ध है कि नहीं। तो खतियान का आपका खतियानी ज़मीन है तो ये आपका अगर खरीदारी है तो किस डीड से है। कुछ किसी न किसी प्रकार का अगर इंक्वायरी किया जाता है, जांच किया जाता है निबंधन कार्यालय द्वारा और उसके बारे में कुछ लिखा जाता है तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, ये उसकी चिंता की बात नहीं। और ये जो खसरा पंजी है, ये खसरा पंजी दो प्रकार का होता है। एक खसरा पंजी बनता है जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे रिविजनल सर्वे हो या कंडीशनल सर्वे हो या चकबंदी के दरमियान, उस समय भी सर्वे होता है, उस समय खसरा पंजी बनती है। तो उससे अभी आपको कौन बता, इसलिए निश्चिंत रहे, उससे आपको सेल डीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखते हैं तो नाम के रूप में डेरिंग खां। अभी इनका कोई संस्था चलाते हैं या कोई चैनल चलाते हैं, क्या करते हैं, नाम भी थोड़ा अलग हटके है, हमको नहीं समझ में आया। फिर भी जो नाम यूट्यूब पर इनका आया है और इसी नाम से उन्होंने प्रश्न किया है डेरिंग खां, इसलिए हम उसी डेरिंग खां के नाम से संबोधित करते हैं। इनका प्रश्न है कि इनके दादा ने सेल डीड के द्वारा जमीन खरीदा, लेकिन बेचने वाले के नाम से आरएस खतियान बन गया, यानी कि रिविजनल सर्वे खतियान। कब्जा इन्हीं का चला रहा है, बेचने वाले का कब्जा नहीं। तो क्या रेक्टिफिकेशन डीड की आवश्यकता है, सुधार करने का कोई डीड या डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता है? जैसा कि इनका प्रश्न है और जो मैं समझ सका उसी से मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि अगर सेल डीड बहुत पुराना है, क्योंकि तारीख आपने नहीं लिखा, सेल डीड बहुत पुराना है और आपका लगातार कब्जा दखल चला रहा है, तो आरएस खतियान उनके नाम से बन जाने के बावजूद, विरोधी के नाम से बन जाने के बावजूद भी आपका टाइटल समाप्त नहीं हो, तो ये विवाद का विषय हो सकता है। कितना पहले आपने खरीदा था, आपके दादा ने खरीदा था, उसके कितना दिन के बाद सर्वे बना, सर्वे में खतियान विरोधी पार्टी के नाम से बन गया, आप उस समय कहाँ थे, आपको पता था या नहीं था, आपने क्यों वो खतियान के सुधार हेतु दफा 106 की कार्रवाई किया? अगर उस समय नहीं किया तो आज कब आपको पता चला कि खतियान में उनका नाम है, तो आप कोई टाइटल मुकदमा क्यों नहीं किया? ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न जिनका की समुचित जवाब देने के लिए पूरा कागज देखना पड़ेगा, खरीदारी की तिथि देखना पड़ेगा, खतियान बनने की तिथि देखना पड़ेगा, आपका कब से कब तक रसीद कट रहा है ये देखना पड़ेगा, और आपका कब्जा का क्या कागजी सबूत है ये देखना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद ही सटीक और सही उत्तर दिया जा सकता है जो कानून में मान्य हो। इसके लिए आपको अपने स्थानीय वकील जहाँ भी आप हैं
कोई अच्छे सिविल वकील के पास सारा कागजात लेके जाना चाहिए और उनसे राय लेना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं, आप राय ले सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले से हमसे समय ले लेंगे और निर्धारित समय पर आएंगे, सारा कागजात लेके आएंगे और मेरा कंसल्टेशन चार्ज 16,000 रुपया है। वहाँ पर आने पर आपको 16,000 रुपया देना और नहीं तो स्थानीय स्तर पर आप राय ले सकते हैं। और अगर आपको कोई झंझट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आप आश्वस्त हैं, रसीद कट रही है, कब्जा है, तो आप निश्चिंत रहिए। आगे का व्यक्ति जिनके नाम में RS खतियान है यानी कि रिवीजन सर्व खतियान है, वो अगर कुछ विवाद खड़ा करता है तो आप अपना बचाव में अपना दावा पेश कीजिएगा, आपको कोर्ट में आगे जाने की आवश्यकता नहीं। उसका नेक्स्ट प्रश्न है अरुण कुमार ठाकुर, ये भी क्या करते हैं और कहाँ से प्रश्न भेजे हैं ये नहीं लिखा इन्होंने। इनका प्रश्न बहुत छोटा है, उस है बकास से संबंधित कि बकास जमीन का म्यूटेशन क्यों नहीं। हो सकता है कि मेरे चैनल से बाद में जुटे हों, इस चैनल के बारे में उनको जानकारी नहीं हो, तो आप लोग सब जो श्रोता हैं जान लीजिए, चैनल का नाम थोड़ा टेढ़ा है, बहुतों लोगों को जानकारी नहीं भी हो सकती है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका नाम है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज, प्लूरल में है, फ्रैटर्निटी दीजिएगा तो नहीं आएगा, फ्रैटर्निटीज, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज। अगर कोई ये चैनल का नाम नहीं लिख पाते हैं और इससे यूट्यूब खोलने में उनको दिक्कत होती है, तब आप, मेरा नाम शॉर्ट में है RKP सिंह, RKP सिंह लेक्चर, ऐसा करके अगर डालेंगे यूट्यूब पर तो मेरा जितना लेक्चर है सभी आ जाएगा, सभी लेक्चर आ जाएगा। लेकिन प्ले लिस्ट में हो सकता है खोजने में आपको दिक्कत हो, तो जैसे ही कोई भी एक लेक्चर आएगा उसको ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे कोई भी लेक्चर, उसके नीचे में सब्सक्राइब का आएगा, बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर देंगे, यानी कि चैनल अपने आप टच करने से सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद तो आप चाहिए तो बेल आइकन बजा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो और यूट्यूबरों की तरह वैसा हम नहीं बताते हैं कि आप कीजिए, करते हैं तो अच्छी बात है। आपका ज्ञान वर्धन हो, मेरा मुख्य उद्देश्य ही है, आपकी समस्या जो है उसका कानूनी समाधान हो सके, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और ऐसे तो हम व्यस्त अधिवक्ता हैं, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम कोई खास विषय से संबंधित यूट्यूबर, प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह सिर्फ एक ही काम है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहे। ये तो सिलसिला शुरू हुआ जुडिशियल एकेडमी में लेक्चर जब देते थे, तो मेरा तो हाँ हजारों लेक्चर है, लेकिन सभी लेक्चर नहीं आ सका क्योंकि पुराना लेक्चर है, सिस्टम में रखा हुआ है, सब रिकॉर्ड होता है, वीडियोग्राफी होती है, लेकिन उपलब्धता नहीं होती, या तो हमारे पास उतना हैंड नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो बहुत से जुडिशियल ऑफिसर लोगों ने ही मिलकर कहा कि नहीं सर इसको अपलोड किया जाए, यूट्यूब पर डाला जाए और चैनल बनाया जाए। तो उन लोग के अनुरोध पर और उन लोग के सहयोग से ये चैनल बना और इसका लाभ बहुत लोग उठा रहे हैं, हमको इस बात की खुशी है। और आप लोग भी जुड़े हुए हैं, जो सब लोग प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और अगर लाभ उठा रहे हैं तो और खुशी की बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, अपने इष्ट मित्रों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए वो भी समझ रहे हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए उनके लिए और ज़्यादा समझदारी बढ़ रही है, इसलिए सभी तरह के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बकास्त के बारे में एक TCLR महोदय का मेरा प्रश्न आया था, जिसका कि 11 प्रश्न था, 11 प्रश्न का उत्तर मैंने काफ़ी डिटेल में दिया है, 4 या 5 लेक्चर है बकास से संबंधित। आप कृपया अरुण कुमार ठाकुर जी वो चारों लेक्चर को प्ले लिस्ट में जा करके, सबका हेडिंग दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, विषय वस्तु हिंदी या अंग्रेजी में जो भी लिखा हुआ, देख करके आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनिए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, क्लासरूम में तो बहुत सारा लेक्चर मेरा 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा का भी लेक्चर हो सकता है। तो आप, बहुत से लोग यूट्यूब में एक बार में नहीं सुन सकते हैं, दिक्कत होती है। तो अभी जैसे कि जनरल जो लेक्चर सीरीज है उसमें छोटा छोटा लेक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, या उसी लेक्चर को बीच में कट करके और फिर उसका दूसरा बना देते हैं, ताकि आप लोग कम समय में जो आवश्यक चीज़ है वही सुने, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं। तो आप पुनः हम आपको कहेंगे कि बकास जमीन से संबंधित जो भी जानकारी लेना है
वो बकास के ऊपर 4 या 6 लेक्चर है, वो सब में आपको मिल जाएगा। जहाँ तक रही बात कि बकास जमीन का म्यूटेशन नहीं लोग करते हैं, तो जो अंचल अधिकारी हैं आज के तारीख में पूरे बिहार प्रांत में ज़्यादातर लोग जो इंस्पेक्टर थे, सर्किल इंस्पेक्टर, उनको प्रमोट किया गया। कर्मचारी से सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर से अंचल अधिकारी। तो एक तो उनके पास शैक्षणिक योग्यता की कमी है, दूसरा उन लोगों को ट्रेनिंग का अभाव है, तीसरा सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया उससे भी भ्रम पैदा होता है। तो इस सब मिला जुला करके ये गड़बड़ी ये है कि बकास का माने लोग सही सही नहीं समझ रहे हैं। और ज़्यादातर केस में आपका कहना सही है कि बकास का म्यूटेशन लोग नहीं करते हैं, कहते हैं कि बकास जमीन सरकार का है और बकास में हमको सरकार का आदेश है, म्यूटेशन नहीं करना। ये हजारों लोगों से मैं सुन चुका हूँ और बहुत सारे केस मेरे पास है, हाई कोर्ट में आए हैं, जो बीएलटी होते हुए भी आया है, कुछ डायरेक्ट भी आया है। सभी जगह भ्रम है इसके बारे में। और चूंकि सरकार का जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें भी इसके बारे में स्पष्टता नहीं रहने के कारण, रेवेन्यू पदाधिकारियों में भी इसकी स्पष्टता नहीं रहने के कारण भ्रम पैदा हुआ। सभी बकास जमीन सरकार की नहीं है या कोई भी बकास जमीन सरकार की नहीं है, दोनों बात सत्य नहीं है। कुछ ऐसे बकास्त भी हैं जो भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जिससे जमींदारी ली गई सरकार में निहित हो गई तो सरकार की हो गई। एक समय में वो बकास था लेकिन अब सरकार की हो गई। लेकिन कौन जमीन सरकार की हुई, कैसे हुई और कब हुई, ये थोड़ा गहन कानून का विषय है। तो हर जमीन के लिए उसके बारे में गहन छानबीन की आवश्यकता है कि वो जमींदार का बकास कब हुआ, कैसे हुआ, कितना दिन तक बकास रहा, जिस दिन जमींदारी उन्मूलन हुआ उस तिथि को उसकी क्या स्थिति थी, उस पर किसका कब्जा था, किस हैसियत से कब्जा था। ये सब सारी बातों को देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि ये बकास भूमि सरकार की है या सरकार की नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि बकास लिखा हुआ है जहां जहां भी उस सरकार का होगा, ऐसा कोई कानून नहीं। इसलिए अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है, आपने बकास भूमि के लिए म्यूटेशन के लिए दिया है, तो आपको ये आधार बताना पड़ेगा कि वो बकास से आपको रहिती कैसे हुआ। उसका तरीका है कि अगर बकास था, जमींदार ने आपको बंदोबस्त कर दिया, मालगुजारी दे दिया, जवानी बंदोबस्ती कर दिया, हुकुमनामा से बंदोबस्ती कर दिया, रजिस्टर्ड पट्टा कर दिया, किसी भी तरीके से आपको बंदोबस्ती कर दिया और आपको मालगुजारी रसीद काट दिया, आपसे मालगुजारी वसूल कर लिया, आप उसको खेती कर रहे हैं, तो बकास जमीन आपकी रहती है। जमींदारी रहते हुए अगर जमींदारी चली गई और जमींदार ने किसी को बंदोबस्त नहीं किया और जमींदार का ही कब्जा रह गया और जोत आबाद करते रह गया, तो वो जमीन जमींदार की बकास से बदल के रहती हो गई और उस पर सरकार का कब्जा नहीं होकर जमींदार का ही रहेगा, बशर्ते कि जमींदार उस जमीन को लगान सरकार को दे। अब जमींदार खुद रैयत बन गया और सरकार जमींदार बन गया और उसके लिए लगान निर्धारण, जिसको रेंट फिक्सेशन केस बोलते हैं, काबिल लगान केस दर्ज होगा और उस पर सरकार उसका रेंट निर्धारित करेगी और उसके हिसाब से वो भूतपूर्व जमींदार रैयत के हैसियत से सरकार को देगा लगान और सरकार रसीद काटेगी, तो वो जमींदार की रहती जमीन होगी। फिर वो रहती जमीन जिसको चाहे बेच दे, बख्शिश कर दे, घर में उसके परिवार में बंटवारा हो तो बंटवारा कर दे, कुछ भी हो सकता है। ये बकास से संबंधित मोटे तौर पर ये जानकारी है, जो कि अगर आप डिटेल में जानना चाहिएगा तो वो पुराने लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा। अब अंतिम प्रश्न है जो आज ले रहे हैं आज के लिए, रंजीत जी का। इन्होंने भी अपना पता नहीं दिया है, कहाँ से प्रश्न किया है, क्या करते हैं ये भी नहीं बताया है, लेकिन इनका एक भेग प्रश्न है कि सूट लंबा क्यों चलता है। इसका आंसर तो देना बहुत मुश्किल है, क्यों चलता है। क्यों का बहुत बड़ा कारण, चूंकि मेरा अनुभव लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह है और काफ़ी लंबा अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर और कानून के विद्यार्थी के रूप में अब तक जो मैंने समझा है उसके आधार पर मैं कुछ कारण बता सकता हूँ, जिसको अगर जान के समझ के आप चाहिए तो उसका लाभ उठा सकते हैं।
पहला देर होता है मुवक्किल के तरफ से, यानी कि जो कोर्ट में केस करता है। अगर वो स्वयं विजिलेंट नहीं है, सतर्क नहीं है, समय पर वकील के पास नहीं जाता है, वकील को फीस नहीं देता है, नोटिस का खर्चा नहीं देता है, मुंशी ताई जो पैरवीकार है उसका खर्चा नहीं देता है, कोर्ट फीस नहीं देता है, नोटिस समय पर दाखिल नहीं करता है, जो अगर कोई व्यक्ति मर गया तो सब्स्टिट्यूशन का कार्रवाई नहीं करता है, यानी कि जो वकील कोर्ट में केस करता है वो सजग नहीं है और सतत प्रयत्नशील नहीं है। तो पहला कारण वहाँ देर होने का। दूसरा कारण, अगर उसका वकील उतना सजग नहीं है, अगर वकील सजग है और बहुत सीनियर है, अपने से काम नहीं करता है, तो उसका जूनियर सजग नहीं है, और अगर जूनियर सजग है तो उसका मुंशी सजग नहीं है, तो तीनों में तालमेल नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर कोई अकेला वकील है, बहुत व्यस्त है, तो वो उतना ध्यान नहीं देता है। तो वकील की सतर्कता, फिर उसके वकील की सतर्कता, ये दोनों माने रखता है। फिर आपका विरोधी पक्ष कितना चालू और चालाक है। वो अगर कब्जा में है जमीन के तो वो देरी करना चाहता है। तो जैसे रस्सा कसी का खेल होता है, दो व्यक्ति या दो ग्रुप ऑफ पर्सन रस्सी खींचते हैं, तो कोर्ट में जो लड़ाई चलती है वो रस्सी खींचने वाली, कभी इधर खींचा जाता है कभी। तो अगर आपका विरोधी ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा चालबाज है, ज़्यादा तिकड़म लगा रहा है, तो वो देर करेगा, पेशकार को मिला के लंबा डेट ले लेगा। आप छोटा कहिएगा, वो ज़्यादा पैसा देकर लंबा डेट ले लेगा, कभी जज से बोल करके लंबा डेट ले लेगा। तो ये सब पर भी हर कदम पर ध्यान रखना होगा, तब समय कम लगेगा। उसके बाद उस कोर्ट की उपलब्धता देखनी होगी, कोर्ट कितना दिन बैठता है, कितना दिन नहीं बैठता है। बहुत से सारे कोर्ट ऐसे भी हैं जो समय पर नहीं बैठते हैं, उनका जो ड्यूटी दिया हुआ है वो ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, कारण जो भी हो। कुछ अक्षम है, उतना जानकार नहीं है, तो वही काम से कतराते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा तेज हैं, समय उनके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्टाफ की कमी है, उसके वजह से भी होता है। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा केसेज है, रोज़ काम कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे सैकड़ों कारण है जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में देर होने का कारण बनता है। इसका कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, किसी कारण से देर होता है, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। मेरा तो अनुभव है, मैंने 3 महीना के अंदर टाइटल सूट का डिस्पोजल कराया और 6 महीना के अंदर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक के फैसला हो गया इसका। और ऐसा भी है, मेरा स्वयं एक अपना केस है जो 1967 से अभी तक केस मेरा चल रहा है, अभी एक ही कोर्ट में है, खत्म नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं। उसी तरह से हाई कोर्ट में 40-40 साल से लंबित है मुकदमा, और हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील सबसे ज्यादा लंबित रहता है। उसमें मेरा एक केस था जो मैंने 6 महीना के अंदर हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील डिस्पोजल करा दिया। तो परिस्थिति और संयोग है जिसके वजह से हो सकता है। कोई खास परिस्थिति में ऐसी बनी, कोई केस नहीं था, वो केस टेकअप हो गया, नया केस रहते हुए दोनों पार्टी तैयार हो गए, बहस हो गया, फैसला हो गया। तो इसमें हर स्तर से कमी होती है, हर स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भी केसेस ज़्यादा रहने के कारण 2 से 3 साल 4 साल एक कोर्ट में मुकदमा आमतौर पर जरूर रहता है, उसके बाद ही फैसला होता है। लेकिन ऐसा कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपनी सतर्कता जरूरी है, और अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके वकील सतर्क रहेंगे, आपके वकील सतर्क रहेंगे तो जिस न्यायालय में है, न्यायालय को भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बार बार न्यायालय को याद दिलाया जाएगा, उसी समय समय पर प्रार्थना की जाएगी, और जल्दी का कारण बताया जाएगा क्या उसमें है मामला। बहुत पेचीदा है तो कोर्ट भी पेचीदा मामला नहीं करना चाहता है, बहुत सा कोर्ट छोड़ देना चाहता है, भाग जाना चाहता है। पुराना मामला है तो और नहीं छूना चाहता है। किसी में डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं आजकल सिविल कोर्ट में देख रहे हैं डॉक्यूमेंट दिया खा गया, अब उसको कोई छूना नहीं चाहता है। कोई डॉक्यूमेंट पुराना होने से टूट टूट जाता है। बहुत से आजकल जाली फरेबी कागजात बना करके लोग मुकदमा कर रहे हैं, तो जाली कागजात के ऊपर काफ़ी झगड़ा चलता है, उसको भेजना पड़ता है केमिकल एग्जामिनर के यहाँ, बोलना हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के यहाँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के यहाँ। तो इस तरह से बहुत सारा लंबा होने का कारण होता है, चलता है। सिविल में बहुत तरह के काम होते हैं। इस सारी प्रक्रिया को देखने के बाद, समझने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस केस में क्यों देर हो रहा है।
अगर उस वजह को आप समझिएगा तो आप उस देर को कम से कम कर सकते हैं और समय पर अपना मुकदमा फैसल करा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका स्वयं का रहेगा और उसके बाद आपके वकील के सहयोग से होगा। तभी आप विपक्षी के वकील को भी बाध्य कर सकते हैं और कोर्ट को भी बाध्य कर सकते हैं कि हमारा मुकदमा का जल्दी निपटारा किया जाए। ऐसे भी बहुत सारे कोर्ट हैं, किसी खास परिस्थिति में अगर आपका मुकदमा सुनवाई जल्दी नहीं होता है और जानबूझ के टाला जाता है तो उसके लिए आप जिला जज के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं, कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि हमारा मुकदमा अविलंब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और उसका कोई औचित्य नहीं, सब तरह से मुकदमा तैयार है फिर भी नहीं मुकदमा की सुनवाई हो रही। जो भी आपका कानून के अंतर्गत ये राइट टू स्पीडी डिस्पोजल भी हमको है, हमको त्वरित न्याय मिलना चाहिए, इस संविधान के मूलभूत भावना है। उसके अनुसार जो भी कानून है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है। फिर भी परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थिति नहीं रही, प्रतिकूल परिस्थिति रही तो प्रतिफल वैसा नहीं मिल पाता है। एक ही आजकल तो देख रहे हैं कि इंजंक्शन के ऊपर किसी में इंजंक्शन का मामला है तो 1-1 साल 2-2 साल तक इंजंक्शन पर सुनवाई नहीं होती। ये वो न्यायिक पदाधिकारी जो भी बहुत गलत है, जो ऐसा करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए और उनके विरुद्ध अगर शिकायत होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत से कोर्ट में देख रहे हैं कि कमिश्नर बहाली के लिए, अधिवक्ता आयुक्त बहाली के लिए आवेदन दिया गया है, 6-6 महीना 6-6 महीना 1-1 साल तक पेंडिंग पड़ा हुआ, उस पर कोई आदेश नहीं करते। ये भी गलत है उनके स्तर से भी। तो कुछ न्यायिक पदाधिकारियों को भी सजग होना चाहिए, जनता के प्रति अपना उत्तरदायी देखना चाहिए और न्याय के लिए जो उन्होंने शपथ लिया है, जो पद ग्रहण किया है, उसकी भी गरिमा, संविधान की गरिमा, अपने पद की गरिमा, न्यायपालिका की गरिमा, सबको देखना और समझना चाहिए। तो सबों का कर्तव्य बराबर है, या तो न्याय पाने के लिए कोई याचिका करता हो जो याचना लेके न्यायालय की शरण में आया है, या न्यायालय कक्ष में बैठे न्यायिक पदाधिकारी हो उनको भी भगवान का दूसरा रूप लोग मानते हैं और समझते हैं। अगर वो उसी तरह से अपना व्यवहार करेंगे तभी तो जनता के बीच में न्याय दे सकेंगे। और विलम्ब होने से तो ऐसा कहा ही गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बार देर होने से वो जो प्रतिफल मिलता है वो निष्फल हो जाता है, उस निष्प्रभावी हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए न्याय भी होना चाहिए, त्वरित भी होना चाहिए और ये लगे कि हाँ न्याय किया गया है। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट मस्ट बी रिवील्ड टू हैव बीन डन। ऐसा लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। इसी सिद्धांत के हिसाब से हम सबको काम करना है। तो आज के प्रश्नावली में इतना ही आप लोग के लिए विराम देते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और उसके बावजूद भी और कोई प्रश्न आपके मन में रह गया है तो पूछेंगे प्रश्न, तो अगले एपिसोड में उसका जवाब देंगे। बीच बीच में मैंने ऐसा पहले भी इंगित किया था कि एक प्रश्नावली सेशन रखेंगे, जो जितने प्रश्न जमा हो जाएंगे, कम से कम 10-12 प्रश्न एक बार आ जाएंगे तो एक एपिसोड में उसका उत्तर हम लोग देंगे। तो फिर अगले प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देंगे। इस बीच में जो नए लेक्चर आ रहे हैं अभी आएंगे, आपको बीबीसी एक्ट में लेक्चर आएंगे, जो कानून है किराए से संबंधित शहरी क्षेत्र का। इस पर बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या अगर कोई इविक्शन सूट है तो टाइटल सूट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, इस पर एक लेक्चर आएगा। दूसरा, अभी भूमि विवाद से संबंधित जो बहुत सारा विधान है, विधि विधान अभी छूट गया है, करीब 20 लेक्चर उस सीरीज में आए हैं, उसमें अभी 20 लेक्चर और आने हैं। तो वो आप लोग क्रमशः अगर देखते जाइएगा तो बिहार के जितने भी विधि विधान है भूमि से संबंधित, उस सब का निराकरण ये 20-22 कमिंग जो आगे आने वाले 20-22 लेक्चर होंगे उसमें सब पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी श्रोताओं का धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसको सुन करके उससे लाभ उठा रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। इसलिए पुनः आप लोग धन्यवाद के पात्र। जय हिंद।